नमस्कार दोस्तों। आरआरबी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है। कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 60% है। तो प्रमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो है लेकिन 60% नहीं है, ये 85% है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये राइट है। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये भी राइट है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये भी राइट है। तो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क होता है जो लगभग 85% भाग बनाता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाएं, ज्ञान, वाणी व चिंतन के केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित होती हैं। मस्तिष्क के किस अंग के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति स्मृति खो बैठता है? तो प्रमस्तिष्क के प्रभावित होने पर याददाश्त खो बैठता है। केंद्रिका की खोज किसने की? फोंटाना के द्वारा की गई है। गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर के द्वारा की गई है। गुणसूत्र नाम किसने दिया? देखिए गुणसूत्र की खोज किसने की? स्टार्सबर्गर ने की। गुणसूत्र नाम किसने दिया? वाल्टेयर ने दिया। गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हीरे के पश्चात सबसे कठोर पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बोरोन कार्बाइड है वो हीरे के बाद सबसे कठोर पदार्थ है। तांबे का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे का शुद्धिकरण किया जाता है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्यावस्था में किया जा सकता है। मध्यावस्था को अंग्रेजी में मेटाफेज कहते हैं। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। एक है प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज है। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं? तो मेटाफेज अवस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों लुप्त हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु दो भागों में बंट जाता है और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब ये पूरा गुणसूत्र बन जाता है? कौन सी अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है? तो टीलोफेज अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक एक उपधातु है। जर्कोनियम एवं सिलिकॉन है, तो ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। आर्सेनिक 76 समस्थानिक का उपयोग किस में करते हैं? ट्यूमर में किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है? कोशिका विभाजन का कार्य जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। स्तनधारी है वो समतापी प्राणी होते हैं। 1 माइक्रोन किसकी समतुल्य होता है? तो ये 1/1000 मिमी के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिमी होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य किसको कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और ब दोनों राइट हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, पहला ऑप्शन सही है। तारकाय नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता है, ये भी राइट है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, ये भी राइट है। तो ये सभी के सभी कथन यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो ये कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, या फिर कह सकते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली है वो अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली का नहीं है? कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली के द्वारा नहीं किया जाता है? बाह्य संवेदना को ग्रहण करना कोशिका झिल्ली का कार्य है। जीव द्रव्य की सुरक्षा करना भी कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना भी कोशिका झिल्ली का कार्य है, लेकिन कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करना ये कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस पादप हार्मोन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है? तो ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। किस पादप हार्मोन का उपयोग फलों के उत्पादन में किया जाता है? फलों के उत्पादन में जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं और बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली का नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ये कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका में अणुओं के पारगमन में मदद करती है, ये भी कोशिका झिल्ली का कार्य है। जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई के निर्माण में सहायक है, ये भी कार्य है। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान नहीं करती है, आकार प्रदान नहीं करती है, ये कार्य कोशिका झिल्ली का नहीं है, क्योंकि ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। यहाँ पर नहीं दे दिया है, ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम है वो सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम की खोज किसने की? 1955 में पेलेडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई। कोशिका का इंजन किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम बने होते हैं प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। गोल्जी उपकरण पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो डिक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्जी उपकरण पौधों में जब छोटी इकाइयों में होते हैं तो इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। निम्न में से पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, गोल्जी काय पाया जाता है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन तारक काय या सेंट्रोसोम ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से तारक काय यानी सेंट्रोसोम का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य सेंट्रोसोम का नहीं है? कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करना, ये सेंट्रोसोम का कार्य है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। पक्षमाभिका तथा कशाभिका के आधार पर कणिका निर्माण में सहायक भी तारक काय है, सेंट्रोसोम है। खनिज लवणों का संग्रहण करने का काम ये सेंट्रोसोम का नहीं है। खाद्य पदार्थों एवं खनिज लवणों का संग्रहण कौन करता है? संग्रहण और सांद्रण है वो वैक्यूल के द्वारा किया जाता है, रसदानी या रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। दोहरी झिल्ली किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तो जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। क्रेब्स चक्कर द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्कर कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। एक एटीपी से ऊर्जा निकलती है, कितनी ऊर्जा निकलती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। कितने एटीपी से? एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। लवक जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं की खोज किसके द्वारा की गई? तो 1865 में हैकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा लवक की खोज की गई। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? लवक। प्लास्टिड है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करो। कौन सा सही कथन है? लवक सभी पादप कोशिकाओं में एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में भी मिलते हैं, बिल्कुल राइट बात है। लवक कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं, ये भी सही है। लवक आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार, तस्त्रीनुमा होते हैं, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर लवक के संबंध में सही है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का संचय होता है तो संचय करते हैं उनको क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है?
बीटा कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग में होती है? लाल रंग में होती है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में होती है। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, डबल लेयर पाई जाती है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी डबल लेयर होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। और आनुवंशिक इकाई किसको कहते हैं? जीन को आनुवंशिक इकाई माना जाता है। तारकाई सेंट्रोसोम के संबंध में सही कथन कौन सा है? देखिए, यह कोशिकांग केंद्रक के पास पाया जाता है। बिल्कुल, तारकाई है वो केंद्रक के पास होता है। पादपों में यह अनुपस्थित होता है, ये भी राइट है। यह जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई? स्टार्सबर्गर के द्वारा की गई। गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है? मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पेलिकल कहा जाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन कौन सा है? पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल राइट है कि पौधों में विकसित 3 लेयर कोशिका भित्ति पाई जाती है और उस कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में प्रायः लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में लाइसोसोम अब्सेंट होता है, ये भी राइट है। पादप कोशिका में रसदानी बड़ी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। शरीर पर एक छोटा छेद कर शल्य चिकित्सा करने की सुविधाजनक एवं आसान तकनीक कहलाती है, तो उसको एंडोस्कोपी कहा जाता है। एक कूलाम होता है, तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। एक कूलाम बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, यदि वे हो तो समान विभव पर हो। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं है, यदि वे वस्तुएं समान विभव पर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में गैसों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके सूत्र दिए गए हैं। गोबर गैस, गोबर गैस है वो मीथेन को कहा जाता है। CH4 को गोबर गैस कहते हैं। कोल गैस किसको कहते हैं? कोल गैस कहते हैं H2 + CH4 + CO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2 + CO + H2 + CH4। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? CO + N2 को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और वाटर गैस CO + H2 को वाटर गैस कहते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लगा दिया है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो n² गुणा हो जाएगी। यदि किसी पिंड का संवेग n गुणा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा है वो n² हो जाएगी।